Organizers or panelists on the line. When you are ready to begin the presentation, press the Start Broadcast button on the GoToWebinar control panel to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in तंग हो रही है, उंगलियां दर्द कर रही हैं मुझे। सो आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अल्टीमेटली सोल प्रोप्राइटर जो है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज के हमारी डिस्कशन का आउटलाइन भी कुछ ऐसा सा ही रहेगा, जिसमें फाइनल अकाउंट्स के हमें मीनिंग समझने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये समझने हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की हम ये समझेंगे। साथ ही साथ में हम ये समझेंगे कि यूजर्स जो है वो अल्टीमेटली जो भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करेंगे वो लोग कौन होंगे। नेक्स्ट हम ये समझेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स, हाउ विल इट गो अहेड, कि हमारे क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम एक्सपेंडिचर्स का और रिसीट्स का। नेक्स्ट है हमारा लास्ट एंड फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन पर आ जाएंगे हम, जो कि हमारा आज का टारगेट है एग्जैक्टली। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली में हम लोग हर साल के एंड में यानी हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाते हैं। अब अकाउंटिंग पीरियड दो तरीके के हो सकते हैं, एक है हमारा फिनेंशियल पीरियड और दूसरा है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। सो अकाउंटिंग पीरियड जो है वो हमारा 31 मार्च को एंड होता है, और अगर मैं फिनेंशियल ईयर की बात करूंगी तो वो हमारा हर 31 दिसंबर को फिनिश होता है। तो हम 31 दिसंबर को फाइनेंशियल ईयर कहते हैं अपना एंड होता है, और 31 मार्च को हमारा अकाउंटिंग ईयर। तो जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, अगर हम फाइनेंशियल कैलेंडर्स को फॉलो करते हैं तो फाइनेंशियल हमारे ईयर्स, और अगर हम अकाउंटिंग कैलेंडर्स को फॉलो करते हैं तो हमारे अकाउंटिंग ईयर्स, ये हम दोनों फॉलो करेंगे। और हर साल के एंड में चाहे ये डेट हो चाहे ये डेट हो, हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, ताकि हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यानी परफॉर्मेंस को पता लगा सकें। यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पता लगाने में हेल्प होगी, और ये हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो पता लगाने में हेल्प करेगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ तीन नामों के आगे पीछे रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट है यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और बैलेंस शीट। मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट हमें किस चीज में हेल्प करता है? हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स निकालने में। यानी हमें अगर अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स निकालने हैं तो हम लोग क्या करेंगे? अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हमारे हैं किस लिए? अल्टीमेटली किस चीज में हमारी हेल्प करते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हमें ये बताते हैं कि बिजनेस में सेल परचेज जो तू कर रहा है, जिसके लिए तूने ये बिजनेस को खड़ा किया है, तो ये तेरे को कितना प्रॉफिट देता है। इसके बाद ऐसे कई सारे खर्चे हैं जो हम लोग अक्सर रेगुलर लाइफ में करते तो हैं, बिजनेस ऑपरेशंस में करते तो हैं, लेकिन वो लोगों का डायरेक्ट प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमें स्टाफ को सैलरी देनी है, मार्केटिंग करनी है, तो यहाँ पर जो इन सारे खर्चों को माइनस करने के बाद हमारा जो भी पैसा आता है या बच जाता है, उनको हम बोलते हैं हमारा नेट प्रॉफिट। हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट ढूंढना था। लास्ट है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें क्या बताता है? बैलेंस शीट हमें बताता है कि आपकी आज की डेट में बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपके बिजनेस में कितनी एसेट्स और कितनी लाइबिलिटीज है। तो जब हम इसका फॉर्मेट देखेंगे तो हमें और ज्यादा बेटर क्लियर होगा कि कैसे हमारी ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। तो इसे हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं।
तो हम इसे बिजनेस स्टेटमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्या नीड है अगर हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे हैं, तो हमें कौन सी चीजें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ लेकर आती है अल्टीमेटली। तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ एक्चुअली में ये 3 चीजें लेकर आती हैं। पहला, हम इससे प्रॉफिट एंड लॉस एसर्टेन कर पाते हैं, यानी प्रॉफिट और लॉस जो हमारे बिजनेस का एक्चुअल गोल है, हमें ये ढूंढना है कि हमें प्रॉफिट ही हो, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस हुआ तो कितना हुआ। तो हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस चीज को ढूंढने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन करने में। मैंने एक साल में 1 लाख प्रॉफिट किया, दूसरे साल में मैंने जो है 2 लाख प्रॉफिट किया, तो पिछले साल से मैंने इस साल में कितना ज्यादा प्रॉफिट किया, 1 लाख रुपए। तो कंपैरिजन करने में मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारे अकाउंटिंग रेशोज। अकाउंटिंग रेशोज हमें काफी सारी डेरिवेशंस और कंक्लूजन्स पर आने पर हेल्प करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपने आप को कंपेयर करे, अपनी आप का बेटर वर्जन बने। तो अकाउंटिंग रेशोज आपको ये बताते हैं कि आप पहले क्या थे और फ्यूचर में क्या होगे, एक चीज का फर्क दूसरी चीज पर क्या पड़ेगा। तो अकाउंटिंग रेशोज आपको इंटरप्रिटेशन में हेल्प करती है, जिसको मैं यहाँ पर बोलूंगी फॉर बेटर कंक्लूजन डेरिवेशन, यानी हम जो भी चीजें बना रहे हैं उसका अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, कंक्लूजन लेना, और उसका बेटर जो वर्जन है वो तभी मिलेगा जब हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, कौन कौन से लोग हैं जो इसका यूज करेंगे अल्टीमेटली। तो हमारे कौन कौन से यूजर्स हैं वो देखते हैं हम। यहाँ है हमारे इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स है जो हमारे बिजनेस के अंदर ही दिखेंगे आपको, जैसे कि ओनर ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो चाहेगा मुझे प्रॉफिट चाहिए, बताओ मेरा कितना प्रॉफिट है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जानना चाहती है कि मैं मैनेज तो कर रही हूँ अपने स्टाफ को, लेकिन क्या मैं उससे उतना पैसा कमा पा रही हूँ, क्या मैं मैनेजमेंट में स्ट्रॉन्ग तो हूँ, कहीं मैं कहीं गलती तो नहीं कर रही मैनेजमेंट में अपनी किसी तरीके की। लास्ट है हमारा एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस। कहने का मतलब है जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, ट्रेड यूनियंस है, वो ये देखना चाहते हैं कि हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या हमारी कंपनी जो है वो हमसे लॉयल है, क्या हम आगे फ्यूचर में अपने हाइक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कंपनी की इतनी कैपेसिटी है कि हमारे को सैलरीज ऑन टाइम डिसबर्स कर सके। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज जानने में हमेशा से इंटरेस्टेड होंगे। नेक्स्ट है हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स वो लोग हैं जो हमें लेंडिंग करने वाले हैं, यानी हमारे फाइनेंशियल कैपेसिटेटर्स बनने वाले हैं, जो फाइनेंशियल नीड्स को हमारी पूरा करेंगे, जैसे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये हमें लोन देंगे किसी तरीके से अगर जब जब हमें जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे क्रेडिटर्स, जो हमारे बिजनेस की परचेज साइकिल का बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी हम लोग जब जब रॉ मटेरियल को लोन पर लेकर आ रहे हैं या फिर क्रेडिट पर लेकर आ रहे हैं, तो ये क्रेडिटर्स हमारा हिस्सा बनते हैं उस वाली परचेज साइकिल का, यानी ऑपरेटिंग साइकिल का। तो यहाँ पर ये लोग ये जानना चाहते हैं फ्यूचर में कि ये जो इंसान है जिसको मैंने क्रेडिट पर सामान दिया, क्या ये फ्यूचर में मेरा सामान का पैसा वापस कर पाएगा या नहीं। नेक्स्ट है हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि इसका अमाउंट ऑफ टैक्सेशन जो इसने कैलकुलेट किया है, ठीक तो कैलकुलेट किया है, अगर ठीक कैलकुलेट नहीं किया है तो मैं इससे कितना टैक्स एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट है पब्लिक। पब्लिक क्यों जानना चाहेगी आपके बारे में? क्योंकि पब्लिक आपकी अल्टीमेट इन्वेस्टर है। आप शेयर्स खरीदते हो, आप ही पब्लिक हो, आप ही कंपनी के इन्वेस्टर हो अल्टीमेटली। तो आप एक्सटर्नल यूजर हो और आपको पूरा हक बनता है कंपनी की इंफॉर्मेशन जानने का कि कंपनी जो है कितना पैसा कमा रही है, फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से क्या वो अपनी कंपनी की नीड्स को पूरा कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पर कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स के। अभी जो हम मेथड पढ़ने वाले, दैट इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट वे ऑफ क्लासिफाइंग कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पर क्या बताता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके बिजनेस का सारा कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स अगर सेटिस्फाई हो गए तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर नहीं हुए तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं ये जनरल एक डिस्कशन लेकर चल रही हूँ। तो यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर पहला पॉइंट बढ़ा, हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। क्या प्लांट मशीनरी जब मैं खरीदती हूँ तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है?
हाँ बढ़ती है, तो वो मेरा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या मैं जब मशीनरी खरीदती हूँ तो मुझे कम लेबर लगानी पड़ती है, यानी मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाती है? हाँ, कम हो जाती है सीरियसली। तो इसका मतलब है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या मुझे इसके बिजनेस में लगातार बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, एंड्योरिंग बेनिफिट्स, यानी 1 साल से भी ज़्यादा के बेनिफिट्स? अब प्लांट मशीनरी मैं आज लेकर आई, तो मैं अगले साल तो उसे बेच नहीं दूँगी ना, उसको प्रोडक्शन में यूज़ करती रहूँगी। तो डज़ इट गिव एंड्योरिंग बेनिफिट्स टू माय बिज़नेस? येस, इट गिव्स सो। सो मेरे इस एक्सपेंडिचर को मैं बोलूँगी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो मेरे को अपने आप से क्या पूछना है, क्या मेरे बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है? क्या मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करता है? क्या ये मेरे को आगे आने वाले हर साल में बेनिफिट देने वाला है? और हाँ, अगर इस चीज़ का सब चीज़ों का आंसर हाँ है, इनमें से एक का भी आंसर हाँ है, तो वो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया आपने। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर है कंज्यूम्ड एंड एग्जॉस्टेड विद इन अकाउंटिंग पीरियड, जैसे कि सैलरी। सैलरी आप अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही एग्जॉस्ट कर लेते हो। क्या वो एम्प्लॉय आपको सालों साल आपके लिए काम करता रहेगा क्योंकि आपने उसको इस साल सैलरी दी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ट्रीटमेंट अलग अलग है, इसीलिए हमने क्लासिफाई करना सीखा। ट्रीटमेंट क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। आप प्लांट मशीनरी को बैलेंस शीट में देखते हो लिखा हुआ। आप अपने डेटर्स को, आप अपने फर्नीचर को किसमें देखते हो? बैलेंस शीट में देखते हो। ऐसे खर्चे जो आपके अगर मैं आपकी हाई लेवल की एडवर्टीजमेंट की बात करूं जो 5 साल तक का आपका बेनिफिट देने वाली है, अगर मैं उसकी बात करूं तो दैट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी आपकी बैलेंस शीट में नजर आती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो आपका ट्रेडिंग और पीएनएल में जाता है। इसीलिए हम लोग इनको क्लासिफाई करना सीख रहे हैं। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी मैंने कोई फर्नीचर लिया है, प्लान मशीन भी ली है, तो मुझे वो कहाँ दिखाना है? बैलेंस शीट में दिखाना है। और अगर मैं बात करूं, अगर मैंने किसी भी तरीके का जैसे सैलरी दी है, इंटरेस्ट दिया है, कमीशन दिया है, और वो मुझे कहाँ ले जाना है? वेजेस दी है मैंने अपने एम्प्लॉय को, ट्रेडिंग और पीएनएल में लेकर जाना है। अब ट्रेडिंग में क्या लेकर जाएंगे, पीएनएल में क्या लेकर जाएंगे, वो मैं आगे अभी बताऊंगी आपको। अभी हम यहाँ देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स मैंने मेंशन किए हुए हैं ऑलरेडी। लेट्स सी हाउ दे वर्क। अभी तक यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैंने 3 क्लासिफाइड एग्जाम्पल्स रखे हैं, जिससे कि हम ये पता लगा सके कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हमने यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखा, क्या जो मैं कॉस्ट ऑन प्लांट मशीनरी करती हूँ वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेट्स आस्क आवरसेल्व्स द क्वेश्चन व्हिच वी जस्ट ऑलरेडी बॉदर्ड। हमने जो क्वेश्चंस अभी पढ़े, क्या मेरे बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करेगा? हाँ करेगा। क्या मुझे एंड्योरिंग बेनिफिट देगा? हाँ देगा। क्या मेरे बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेगा? हाँ करेगा। तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मैंने सही क्लासिफाई किया है इसे। लैंड एंड बिल्डिंग की बात करूं तो लैंड एंड बिल्डिंग में भी सेम ही सिचुएशन देखूंगी। लैंड एंड बिल्डिंग में भी मुझे क्या देखने को मिलेगा? क्या ये मेरे बिजनेस को एंड्योरिंग बेनिफिट देगा? हाँ देगा। क्या मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी रेंट को कम कर देगा? हाँ कर देगा। क्योंकि आपने आज लैंड एंड बिल्डिंग खुद के लिए खरीद ही ली है, तो अब आपका रेंट क्यों देना पड़ेगा? आपको अब तो रेंट नहीं देना पड़ेगा। क्या मेरे बिजनेस में प्रोडक्शन में हेल्प करेगा? हाँ, प्रोडक्शन के लिए आप जहाँ पे प्लांट मशीन को रखोगे वो तो लैंड एंड बिल्डिंग ही तो है। तो अल्टीमेटली आपके तीनों पॉइंट्स पर हाँ आ रहे हैं यहाँ पर भी। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट इज फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर क्या मेरे को एंड्योरिंग बेनिफिट देगा? हाँ देगा। इन तीनों पॉइंट में से एक भी टिक है ना, तो आपका वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएट करके बताओ कितना अमाउंट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डिफरेंशिएट करो। तो आप आसानी से कर सकते हो अगर आपको आज ये जो क्लासिफिकेशन है ये इजीली समझ में आ गया। अब मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर आती हूँ और देखते हैं क्या मैंने आंसर ठीक लिखे हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। क्या मैं डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट को इसी साल में यूज कर लूंगी? हाँ, मेरा ये साल का खर्चा है प्लांट का, और ये इस साल का बेनिफिट मुझे अगले साल नहीं मिलने वाला। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो येस, इट इज गोइंग टू गिव मी द बेनिफिट इन दिस ईयर ओनली। तो ये डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मेरा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी पेड। हाँ, आज मैंने जो सैलरी पे की है, क्या इस एम्प्लॉय को मैं अगले साल भी इसी सैलरी पर काम करा पाऊंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं करवा पाऊंगी, इसलिए मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज कमीशन पेड। अगर मैं कमीशन पेड की बात करूं तो जो मैं आज कमीशन दे रही हूँ, इसके लिए जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है मेरा अगले साल भी मेरे को काम करके देगा या सेल्स ला कर देगा? नहीं, ऐसा वो नहीं करेगा। तो इसीलिए जो कमीशन पेड है ये भी मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। लेट्स सी, हम इनको क्लासिफाई करना देखते हैं, खुद से देखते हैं कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस।
कंप्यूटर परचेज किया मैंने 25,000 का और 2500 रुपए मैंने उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट दे दी। तो यहाँ मुझे ये देखना है कि पहला, क्या मेरा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? दूसरा पॉइंट मुझे क्या इस चीज में जानना है कि मेरा कितनी अमाउंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो पहला पहला क्वेश्चन ये कि ये जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं है। अगर इसकी बात करूं मैं तो यहाँ पर जो 25,000 है वो मेरा कंप्यूटर पर मैंने यूज किया है, तो यानी फ्यूचर में भी मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। आज जो मैंने इसका खर्चा किया है ये मुझे फ्यूचर में भी मिलेगा। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं ये नहीं करती तो क्या मेरा कंप्यूटर जो है वर्किंग कंडीशन में आता? नहीं आता। तो जो मेरी कॉस्ट मेरे जो मशीनरी है, प्लांट है या जो भी चीज मैं लेकर आ रही हूँ फिक्स्ड एसेट, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने में हेल्प करेगा, वो भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा है 25,000 और 2,500 दोनों के दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई किया है। होप अभी ये समझ में आ रहा होगा कि क्लासिफाई कैसे करना है और कितना अमाउंट करना है। नेक्स्ट है 50,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। 50,000 पे किए मैंने इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए। मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए अगर मैं खर्चा नहीं करती तो क्या मशीनरी मैं चला सकती थी? नहीं चला सकती थी। तो इसलिए मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 50,000 का। रिपेयर्स ऑफ 5,000 फॉर मशीनरी, मैंने मशीनरी को 5,000 किया, रिपेयर दिया इस साल। पर अगर मैं ऐसा नहीं करती तो क्या ऐसा था कि मशीनरी नहीं चल रही थी? ऐसा कुछ नहीं था, हर साल मशीनरी रिपेयर मांगती है और आज भी मैंने रिपेयर कराया, दैट्स नथिंग न्यू। तो ये जो है मेरा खर्चा, मेरे को स्पेशल कोई ऐसी चीज नहीं दे रहा जिससे मेरी मशीनरी बंद हो जाती चलनी, तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 5,000 का। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पेड फॉर 10,000, और इसमें ना आप दूसरा पॉइंट भी देख सकते हो कि क्या आपको ये एंड्योरिंग बेनिफिट दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो ये अगर एंड्योरिंग बेनिफिट नहीं दे रहा है तो ये आपका कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? कैपिटल तो हो नहीं सकता। तो नेक्स्ट इज रेवेन्यू। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पेड फॉर 10,000, क्या इस साल आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया तो अगले साल अगले जन्म तक इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो अब आपको पे करना ही है। ये तो इसी पीरियड का था, यानी एग्जॉस्ट इसी पीरियड में हो जाएगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन को पूरी तरह से ये सेटिस्फाई भी करता है। नेक्स्ट इज वेजेस पेड टू लेबर। वेजेस पेड टू लेबर क्या है आपका एक्चुअली में? यहाँ पर आपको जो वेजेस आप पे कर रहे हो लेबर को, अब कोई भी बंदा यहाँ वेजेस वर्ड देखते ही ये सोचता है कि मैंने कितना अमाउंट वेजेस के लिए दे दिया, वो सारा का सारा अमाउंट वेजेस का तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई होना चाहिए। नहीं, लेकिन आधा सेंटेंस पढ़कर इसको हम क्लासिफाई नहीं कर देंगे, पूरा देखेंगे। देखो क्या है, वेजेस पेड टू लेबर फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी। यहाँ देखो फिर से मशीनरी को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए 2,000 भरे आपने। अगर आप ये पैसे नहीं भरते तो क्या मशीनरी यूजेबल फॉर्म में आ जाती, इफेक्टिवली यूज हो पाती? नहीं हो पाती, स्टार्ट ही नहीं होती इनफैक्ट। तो वो आपका क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2,000। अभी यहाँ पे हम ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से कर चुके हैं, और ये हर पॉइंट जो हमने सीखा था वो टेक्निक को फॉलो करता है। तो अगर अब कभी भी दिमाग में आए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो वो 3 पॉइंट सोचो दिल में और उनका आंसर निकालना बहुत आसान है, यानी दैट इज गोइंग टू वर्क एज अ मिरेकल ट्रिक। अभी फाइनल अकाउंट में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट देखना है एग्जैक्टली ये है क्या, हमें किस चीज में बेनिफिट करता है, हाउ डज इट लाइक व्हाट इज द फॉर्मेशन, कैसे इसको बनाना है, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट है अब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और अभी इसको ध्यान से देखेंगे व्हाट इज इट एग्जैक्टली। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर हमारा ऑलरेडी बना भी हुआ है। सो यहाँ पर है ये हमारा ओपनिंग स्टॉक। मैंने अपने बिजनेस में जब काम स्टार्ट किया, प्रोडक्शन स्टार्ट की, तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने, आप एक एग्जांपल इसको समझने के लिए ना एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं हमने अपने घर में पार्टी रखी, मेरे पास ऑलरेडी 10 पेप्सी पड़ी थी, तो वो मेरा ओपनिंग स्टॉक है 10 पेप्सी। मैंने मेरे को 20 पेप्सी की रिक्वायरमेंट थी, 10 ऑलरेडी पड़ी थी, मैं 10 और लेकर आई, तो ये मेरी परचेजेस। पर परचेजेस में वो अमाउंट लिखूंगी, वो चीज लिखूंगी। परचेज में से अगर कोई गलती से कोई डिफेक्टिव पीस आ गया, मैंने रिटर्न कर दिया, वो माइनस करके मैं परचेजेस लिखूंगी। लेट्स सपोज मैं 10 परचेज करके अपने साथ वाली शॉप से लेकर आई, उसमें से दो जो पेप्सी थी वो ऑलरेडी लीक थी, वो खराब थी, तो मैंने दो पेप्सी की बॉटल्स वापस कर दी। तो अब मैंने परचेजेस कितनी की? 8 की। तो यहाँ मैं 10 तो नहीं रिकॉर्ड कर सकती, तो यहाँ मुझे परचेज रिटर्न माइनस करना पड़ेगा। तो यानी परचेजेस हमेशा नेट फॉर्मेट में होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ सेल्स की, तो सेल्स भी हमेशा नेट होती है, सेल माइनस सेल रिटर्न। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है हमेशा। मैंने ऑलरेडी अपने घर में 10 बॉटल्स रखी हुई थी,
और 8 आज मैं ले आई हूँ। मैं 10 लाई थी एक्चुअली में, बल्कि मैंने 2 वापस कर दी है, तो मैंने वो 2 माइनस कर दी। अब मेरे पास कितनी स्टॉक में बॉटल्स है? 18। मतलब अब मैं पार्टी के लिए 18 बॉटल्स मेरे हाथ में। मैंने इन पर थोड़ा सा खर्चा किया पैकिंग करने के लिए और सुंदर सा उन्हें बना दिया, उसके ऊपर वो लगा दी और मेरा 3 रुपीज का खर्चा उस पर हो गया। अब जब मेरे गेस्ट आए तो मैंने सबको वो बॉटल्स बेची, लेट्स सपोज 100 रुपीज में बेच दी टोटल, और एंड में मेरे पास 20 रुपीज की बॉटल्स बची रह गई। अब देखिए कैसे आप करेंगे इसको। 100 प्लस 20, 100 आपने सेल कर दी, 20 की आपके पास बॉटल्स अभी पड़ी हुई है, यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके पास 120 की बॉटल्स आपने क्या करी, वो आपके पास फाइनल गुड्स है, चाहे आपने उनमें से कुछ बेच दी और कुछ आपने अपने पास अभी रखी हुई है, टोटल 120 है। 120 में से यहाँ 18 माइनस कर देंगे और 3 माइनस कर देंगे, तो आपका था खर्चा 21 माइनस कर दो इसका मतलब, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 99। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपने क्या चीज सीखी, ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करना इतना मुश्किल भी नहीं है, इट्स वेरी इजी। अभी यहाँ ध्यान से एक और चीज मैं ऑब्जर्व करा देती हूँ, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर ऑन आपके काम आएगी जब आप क्वेश्चन करने जाओगे। तो क्वेश्चन करते वक्त आपको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है और ऑब्जर्वेशन ध्यान रखनी है कि सेल्स के अंदर आपका प्रॉफिट का कॉम्पोनेंट जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट का कंपोनेंट है, जो मेरा ये प्रॉफिट का कंपोनेंट है, यही इसी की वजह से मेरा यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। और ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूं तो हम इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी आपके बिजनेस में जो रेगुलर ऑपरेशंस हो रहे हैं उससे आने वाला प्रॉफिट है, तो इसलिए आप इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हो। ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपको क्वेश्चन बोले कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढ कर देना है, तो हाँ, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के। तो अब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हुए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए क्या बातें ध्यान रखोगे? आपके पास जो ऑलरेडी स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, वो लिखोगे डेबिट साइड, और जो आपने परचेजेस की सामान बनाने के लिए वो लिखोगे, उस पर आपने कुछ खर्चा किया वो लिखोगे, जो एंड में आपने उतने का सामान बेच दिया, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड जो रिवेन्यूज है ना वो क्रेडिट करेंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा जो खर्चा है वो हम डेबिट कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमारा जो खर्चा है वो डेबिट कर रहे हैं। देखो, चीजें बनाने में हमारा जो खर्चा हो रहा है, जो सामान लाने में खर्चा हुआ, हमने वो डेबिट कर लिया। मान लेते हैं आपके लिए ये माइनस साइन है और ये राइट साइड आपके लिए प्लस साइन है, क्योंकि देखो सेल्स आपको प्रॉफिट दे रही है। आपने क्या किया, सेल्स आपको प्रॉफिट दे रही है, आपने यहाँ पर लिख लिया। एंड में आपका कुछ सामान बच गया, आपको एज इट इज उसको लिस्ट करना पड़ा, क्योंकि इसमें से माइनस करना है इसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे क्रेडिट साइड ही तो लिखना पड़ेगा। और हमेशा क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट रहता है, ये बात भी ध्यान रखनी है आप लोगों को। ये हमेशा एट कॉस्ट रहेगा, तो यानी एट कॉस्ट हमेशा क्लोजिंग स्टॉक को हम लिखते हैं। सेल्स हमेशा प्रॉफिट इंक्लूसिव होती है, तो इसीलिए जब इन दोनों को ऐड करके इनमें से जो हमने खर्चा प्रोडक्शन के टाइम किया वो माइनस करते हैं, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअली में क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको नेट प्रॉफिट असर्टेन करने में हेल्प करता है। अब नेट प्रॉफिट एक्चुअली में क्या है? हम अभी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, जो कि हम ट्रेडिंग अकाउंट से किस में लेकर आएंगे? पीएनएल अकाउंट में। ये अमाउंट जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो जो ये ट्रेडिंग अकाउंट में था, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड शो कर रहा था, उसको हम जब यहाँ लेकर आएंगे पीएनएल में, तो ये क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा। हमने क्रेडिट साइड से ट्रांसफर कर लिया। अब ये जो अमाउंट है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का, इसमें से ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो हमने अभी तक माइनस नहीं किए थे। पहले हमने क्या क्या चीजें माइनस की थी, आप एक बार ध्यान से देखो, फिर से वापस बैक जाके। हमने यहाँ पर अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस किया था सिर्फ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से थे? जो आपके वेजेस थे, आपने लेबर को दिए, आप परचेजेस जो कर रहे थे उस पे आते वक्त जो खर्चा हुआ, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, यानी आपने जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे थे ना,
सिर्फ वो ही ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे थे। तो बाकी के खर्चे कहाँ जाएंगे जो आप मार्केटिंग पे करोगे? वो सारे हमारे कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसे काफी सारे खर्चे हमें देखने को मिलेंगे और देखते हैं कि पहले एक्चुअली में कौन कौन से खर्चे हमने यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पर हम सैलरी मेंशन करेंगे, सैलरी यहाँ पर आएगा, कैरेज आउटवर्ड क्या? जो हमने सेल कर दिया, सेल के बाद जो रिक्शे वाला सामान वहां तक हमारे कस्टमर तक सामान पहुंचाने का खर्चा लेगा हमसे रिक्शे का, छोटा मोटा खर्चा जो भी होगा हमारा सेल का, तो दैट इज कैरेज आउटवर्ड। वो हमारा इंक्लूड होगा, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे, कमीशन हो गया हमारा, इंटरेस्ट पेड हो गया, डिविडेंड पेड, सैलरी एंड वेजेस। अच्छा, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, कई बार सैलरी एंड वेजेस लिखा है और यहाँ पहले लिख दिया उसे, तो वो ट्रेडिंग में जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखा है तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, और अगर यहाँ पर सैलरीज एंड वेजेस लिखा है तो ये पीएनएल में आएगा। आपको यही डोमेन देखना है कि सैलरी लिखा है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस लिखा है तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। पहले अगर वेजेस लिख दिया तो आपको नेचर ही समझ जाना है कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, वहां कंफ्यूज ही होना कि यहाँ सैलरीज एंड वेजेस लिखा है और वहाँ वेजेस एंड सैलरी लिखा है, वहां तो ट्रेडिंग में डाल दिया, इसे पीएनएल में डाल दिया। यहाँ आपको फर्स्ट वाले लेटर से यहाँ जज करना है कि किस में जाएगा, किस अकाउंट में जाएगा। सैलरी है तो किस में जाएगा? पीएनएल में। वेजेस पहले लिखा है तो किस में जाएगा? ट्रेडिंग में। और खाली अगर अलग अलग भी लिखा है तो वो तो आपको पता ही है कहाँ जाएगा, वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में, और सैलरीज कहाँ जाएगा? पीएनएल में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कंज्यूम्ड, जितना भी आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आपने दिन मतलब पूरे साल में खर्चा किया वो सारा का सारा आपको यहाँ लिख देना है। तो ये सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो आपने प्रोडक्शन में तो नहीं किए थे, लेकिन उसके बाद आपके ये सारे खर्चे भी हुए, फिर इन्हें माइनस कर देंगे और हमारे पास जो इनडायरेक्ट इनकम है वो ऐड कर देंगे। इनडायरेक्ट इनकम कौन कौन सी हो सकती है हमारी? यहाँ हमारे पास डिविडेंड आ सकता है, कमीशन आ सकता है, इंटरेस्ट आ सकता है, हो सकता है हमें भी किसी से सैलरी मिल रही हो सकता है कि हम लोग भी किसी तरीके का फैक्ट्री रेंट अचीव कर रहे हो, या किसी एफडी पर इंटरेस्ट आ रहा हो, बैंक में हमारे को वो मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वो सारी हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, जो क्योंकि वो हमारी सेल्स तो नहीं है लेकिन वो भी हमारी इनकम है। तो जो सेल्स के अलावा हमारी इनकम आएंगी वो पीएनएल में क्रेडिट होंगी और वो हमें यहाँ पर शो कर देनी है। तो अभी हमारे पास जितना प्रॉफिट था और हमारी इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करके जितने इनडायरेक्ट खर्चे हैं माइनस कर दिए, तो मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, मैंने इसे क्यों कैलकुलेट किया है, अब वो देखते हैं एक्चुअली। अब आ जाते हैं हमारे फाइनल पॉइंट पर, जिसके बाद हमारा फाइनल अकाउंट जो है वो पूरी तरह से ओवर हो जाएगा। अभी मैं बता रही थी कि हमें ये नेट प्रॉफिट को कहाँ लेकर जाना है, तो वो नेट प्रॉफिट यहाँ देखने को मिलेगा। अभी ये है क्या फॉर्मेट, कैसे बनाया है, वो मैं चीजें समझा देती हूँ एक बार। बैलेंस शीट पूरी तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट्स, और वो ही फाइनल जो हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है एक्चुअली में। जब हम स्टार्ट करते हैं तो बेस क्रिएट करते हैं उससे। सो अभी यहाँ कैपिटल देखते हैं, कैपिटल क्या है। कैपिटल में हमें यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ना एंड में क्लोजिंग कैपिटल लिखनी है, तो क्लोजिंग कैपिटल में कैसे निकालूंगी, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल उठा लूंगी जो मेरे पास साल के बिगिनिंग में थी, फिर मैं नेट प्रॉफिट उसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने साल में और कमाया, मैं माइनस कर दूंगी उसमें से ड्रॉइंग जो मैंने साल में निकाल लिया, और अगर मेरा किसी तरीके का लॉस है ना तो वो मैं माइनस कर दूंगी। यहाँ नेट प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, माइनस कर देंगे हमारा लॉस, तो वो मैं माइनस कर दूंगी। तो अगर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, ओपनिंग कैपिटल में मैंने जितना कमाया मैं ऐड कर दूं, जितना निकाला मैं माइनस कर दूं, तो क्या मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी? हाँ, आ जाएगी। और वो क्लोजिंग कैपिटल मेरी बैलेंस शीट के अंदर मुझे मेंशन करनी है, लिखनी है। नेक्स्ट है मेरी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का कॉलम मेरे कैपिटल के साथ में क्यों है, मैं इसका भी आंसर कर देती हूँ। एक्चुअली में बिजनेस के लिए तो ये दोनों ही लाइबिलिटीज है, कि ये तो ओनर ने अपना पैसा लगाया है, ये ओनर ने जो पैसा लगाया है बिजनेस के लिए वो भी तो उस बिजनेस के लिए लाइबिलिटी ही है। तो यानी मैंने यहाँ पर जितना पैसा ओनर ने लगाया है सारा मिला लिया, और यहाँ जहां लगाया है वो मिला लिया, तभी तो इसे फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि ये मेरी बिजनेस की औकात बताती है कि मैं पैसा कहाँ से लाई और कहाँ लगा दिया, और आज की डेट में मेरा पैसा कहाँ कहाँ फंसा हुआ है। लाइबिलिटीज की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को मैं अलग लिखना पसंद करती हूँ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे लोन्स आ जाते हैं, हर तरीके के डिवेंचर्स आ जाते हैं, टर्म लोन्स आ जाते हैं, बैंक लोन्स आ जाते हैं, और करेंट लाइबिलिटीज हमारी होती है जो कि हमारे साल से भी पहले कन्वर्ट हो जाएंगी, जैसे कि मेरे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को तो मैं इस साल के पहले ही पे कर दूंगी ना। बैंक ओवरड्राफ्ट,
कि मैंने इस साल के अंदर अंदर ही पे करना है, मतलब दीज आर शॉर्ट टर्म लोन्स। तो मैं यहाँ बोलूंगी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज मेरी करंट लाइबिलिटीज है, जो इजीली शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का हिस्सा बन जाती है। यहाँ राइट साइड देखेंगे, ये सारा पैसा जो मैं यहाँ से लेकर आई, चाहे मैंने बोरोइंग्स की, चाहे मेरी खुद की लाइबिलिटीज थी, और चाहे मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया था, ये सारे मिला के मैंने लगाए कहाँ कहाँ, ये मेरे दो जगह लगेंगे। पहला मेरा फिक्स्ड एसेट, नेक्स्ट मेरा करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट में हमारे देखो गुडविल है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लान मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड इन्वेस्टमेंट्स है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा है, जो अभी अभी हमने सीखा। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने किए थे वो सारे के सारे हमारे बैलेंस शीट में शो करेंगे, अभी हमने समझा ये। तो ये वही फिक्स्ड एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। नेक्स्ट है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे आ गए क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो हमारे साल के अंत से पहले ही पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो मेरे सारे क्या है, हमारे यहाँ पर ये सारे के सारे जो है करंट एसेट्स कहलाएंगे। तो बैलेंस शीट हमें अल्टीमेटली अब समझ में आ गई है, बैलेंस शीट हमारी क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन, इसलिए इसे पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। साथ ही साथ में मुझे ये भी बताती है कि मैंने अपने पैसों को कहाँ से लाया और कहाँ लगाया। तो इसीलिए मेरी फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनल अकाउंट्स है, वो बैलेंस शीट को ही आउटलुक करते हैं, बैलेंस शीट का हम इंतजार करते हैं। और अभी मैं एक बात और बता दूं कि जो हमने इससे पहले अकाउंट पढ़े, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, फाइनल अकाउंट्स का हिस्सा, तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल जो है वो हमारा फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि एक ड्यूरिंग का पीरियड बनता है वो, जैसे कि 12 महीने के लिए बनता है। और मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो एट अ फिक्स्ड डेट बनती है, हम बोलते हैं ना एज ऑन दिस डेट। तो यानी बैलेंस शीट जो है वो एक फिक्स्ड डेट के लिए बनाते हैं हम, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पर ये फिक्स्ड है। अगर मुझे इसके नेक्स्ट डे की भी बनानी है तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन डिफरेंट होगी, तो उसके उस डेट की अलग बैलेंस शीट बनेगी। तो क्या बैलेंस शीट जो है वो हमारे स्टॉक कंसेप्ट को फॉलो करती है? हाँ करती है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल फ्लो कंसेप्ट को फॉलो करते हैं? हाँ करते हैं। सो दिस इज इट अबाउट फाइनल अकाउंट्स, और आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, काफी इजी है समझने में।